हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 की प्रश्नावली 9.3 कराऊंगी। इसके 4 क्वेश्चंस हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। चलिए आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 से समझना है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर है। डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। और दूसरे पार्ट में आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो एक त्रिभुज बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/4 होगा बड़े वाले त्रिभुज के। ठीक है। और तीसरे में भी आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको आकृति बना के नहीं दे रखी, वो आपको खुद से बनानी है। बहुत आसान है बनानी। आपको एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, उसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं डी, ई और एफ। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। पहले हम अपनी आकृति ही बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया जिसको नाम दे दिया हमने ए बी और सी। ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु आपको तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका डी दे रखा था, इसका एफ दे रखा था और इसका ई दे रखा था। जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी यहाँ पर आकृति। चलिए पहले पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बी डी ई एफ। बी डी ई एफ देखो ये वाला, ये आकृति में देखो आपको ये बताना है कि जो ये बना है ये एक आपका क्या बना है, समांतर चतुर्भुज बना है। देखो समांतर चतुर्भुज के लिए अगर आप उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर दिखा दो तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। कोई भी अगर, ये तो आपको दिख ही रहा है कि एक चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन इसको समांतर चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है, ये करना है ना। तो अगर आप इसकी सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध कर दोगे तो ये अपने आप ही समांतर चतुर्भुज बन जाएगा ना। तो वही चीज हम यहाँ पर करते हैं। देखो अगर आप इसमें देखो कि जो आपके पास ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ई और डी जो है, पहले एफ वाले लेते हैं मध्य बिंदु, उसके बाद ई और डी वाला लेंगे। ठीक है। तो एफ और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है ना। अब जब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय में इसमें लगा सकती हूँ। तो वो मेरा क्या होगा कि जो ई एफ ये है, ये किसके समांतर हो जाएगी, यहाँ पर बी डी के। और कैसे होगी, मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय यही तो थी कि अगर आपके पास एक त्रिभुज की दो भुजाओं के जो ये मध्य बिंदु है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए बी का लिया एक एफ वाला और एक लिया ई। ठीक है। तो जो इनसे इन दोनों मध्य बिंदु को जोड़ के जो रेखाखंड होती है वो जो तीसरी भुजा होती है उसके समांतर होती है। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी और यहाँ पर लिख दिया मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आप दोबारा अपने इसी त्रिभुज में देखो, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में ई और डी क्रमशः भुजाओं AC और BC के मध्य बिंदु है। फिर दोबारा मैंने इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगाई। अब की देखो मैंने E और D लिया है, तो जब मध्य बिंदु प्रमेय लगाऊंगी मैं तो उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो आपके पास BF ये वाली जो रेखा है ये किसके समांतर होगी, इस DE के। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी कि DE जो है वो समांतर होगी BF के। सेम वही रीजन लिखा है यहाँ पर भी, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है। अब इसको अगर आप अपनी समीकरण 1 और इसको आप समीकरण 2 लोगे तो समीकरण 1 और 2 से ये तो सिद्ध हो गया आपका कि जो आपके पास ये चतुर्भुज था
कौन सा चतुर्भुज था यहाँ पर, बी डी ई एफ, ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी क्या की, यहाँ पर सम्मुख भुजाएं जो है वो समांतर सिद्ध करती हैं। देखो अभी दिखाती हूँ। देखो, एक मैंने पहले वाले समीकरण से ये वाली भुजाएं समांतर सिद्ध की, दूसरी वाली समीकरण से ये वाली सिद्ध की। तो इसका मतलब दोनों समीकरणों से मैंने यहाँ पर इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर सिद्ध कर दी। और जिस भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज है आपके पास DEF, उसका जो क्षेत्रफल है वो 1/4 है इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के, DEF ये वाला, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 1/4 है इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के ABC के। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। पता चल गया क्या सिद्ध करना है? तो देखो अब हम इसको यहाँ पर सिद्ध कैसे करेंगे। अभी आपने यहाँ पर सिद्ध किया कि जो आपका BDEF है ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये आपका चतुर्भुज है, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि जो DF है ये वाला, ये जो रेखा है, ये इस पूरे चतुर्भुज का एक विकर्ण है ना। अब जब DF BDEF चतुर्भुज का विकर्ण है, तो इसका मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, होगा नहीं होगा? उसी तरीके से मैं यहाँ पर ये भी सिद्ध कर सकती हूँ। देखो जब यहाँ पर मेरे पास BDEF एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया, तो मैं ये भी सिद्ध कर सकती हूँ कि यहाँ पर DCEF ये वाला जो है ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। जब वो समांतर चतुर्भुज है तो फिर ये भी तो समांतर चतुर्भुज होगा। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो DE जो है वो इसका विकर्ण है। अब जब DE विकर्ण होगा तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा, होगा नहीं होगा? उसी तरीके से हम यहाँ पर AE और DF इसको भी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। आप सिर्फ आकृति में समझो, पहले लिखने का भी हम फिर बाद में यहाँ पर लिख लेंगे। तो जब वो समांतर चतुर्भुज होगा तो मैं ये कह सकती हूँ कि EF जो है वो मेरा विकर्ण होगा। जब EF विकर्ण होगा तो ये वाले का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज में जब विकर्ण बनता है तो वो उसे दो त्रिभुजों में बांटता है और वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा किया था। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो यहाँ पर दोनों विकर्ण थे तो चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर था। अब यहाँ पर एक विकर्ण है क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पर हमने एक विकर्ण बनाया तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस बड़े त्रिभुज में ABC में मेरे पास अंदर 4 चतुर्भुज बन रहे हैं और 3 चतुर्भुज बन रहे हैं। जब 3 चतुर्भुज बन रहे हैं तो हर एक चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं और उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है ना। अब वही चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो। तो सबसे पहले मैंने वही लिखा कि DF समांतर चतुर्भुज BDEF का विकर्ण है, इसलिए क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का, BDF का किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल DEF के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। अब इसे हमने यहाँ पर अपनी समीकरण 1 मान लिया। उसी तरीके से DCEF भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। आपको ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि ये समांतर चतुर्भुज है। जैसे आपके पास BDEF समांतर चतुर्भुज है, ऐसे ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो DE जो है वो इसका विकर्ण है। अब जब ये इसका विकर्ण है तो इसमें आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। CED त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा DEF त्रिभुज के क्षेत्रफल के। इसको आप दूसरा समीकरण मान लो। अभी एक और हमारे पास समांतर चतुर्भुज रह गया ना।
वो कौन सा नाम है उसका, AEDF। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और इसका विकर्ण क्या है आपके पास यहाँ पर, FE। तो ये भी, इसमें भी दो त्रिभुज बन रहे होंगे और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो AEF का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा DEF के। इसको तीसरी समीकरण मान लो। अब अगर आप समीकरण अपनी 1, 2, 3 से देखो, समीकरण 1, 2 और 3 से, तो देखो यहाँ पर भी DEF है बराबर में, यहाँ भी DEF है और पहले में भी DEF है, तो मैं सबको बराबर कर सकती हूँ। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल है AEF त्रिभुज का वो बराबर आ जाएगा क्षेत्रफल BDF त्रिभुज के। वो किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल DEF त्रिभुज के। और वो किसके बराबर होगा, CED। इसका मतलब इसके अंदर आपके पास आकृति में अगर आप देखो तो चार त्रिभुज बन रहे हैं, बन रहे हैं ना चार त्रिभुज। एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला और एक ये वाला, और चारों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ूंगी तो जो बड़े वाला त्रिभुज था मेरे पास ABC, वो उसके बराबर आएगा, क्योंकि वो चारों त्रिभुज जो है वो इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ही तो बन रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर कि जो त्रिभुज मेरे पास AEF है प्लस जो त्रिभुज मेरे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल BDF का है, और किसका क्षेत्रफल लेती हूँ, DEF वाले त्रिभुज का ले लेती हूँ और एक CED वाले त्रिभुज का ले लेती हूँ। इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा, जो बड़े वाला त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। और ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो आपस में ही बराबर है ना, आपस में बराबर। तो इसका मतलब मैं AEF त्रिभुज की जगह DEF लिख देती हूँ, और यहाँ पर BDF की जगह भी DEF लिख देती हूँ, और DEF की जगह तो DEF ही लिखा रहने देती हूँ, और CED की जगह भी क्या करती हूँ, DEF ही लिख देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सबकी जगह पर DEF क्यों लिख दिया है, बाकी कोई और त्रिभुज का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को दूसरे वाले पार्ट में DEF वाला ही त्रिभुज के लिए कुछ सिद्ध करना है ना, इसलिए DEF लिख दिया। अब 4 बार DEF त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल है, तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ ना 4, और फिर यहाँ पर DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल के। अब ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है ना, गुना का, वहां पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। लो, जो आपको सिद्ध करना था वो आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। बाई चांस अगर यहाँ पर DEF की जगह कोई दूसरा त्रिभुज करना होता BDF, तो क्या करते हैं, इन चारों की जगह BDF लिख लेते, और अगर CED वाला करना होता तो CED वाला लिख देते। फिलहाल हमें DEF करना था, इसलिए मैंने चारों की जगह DEF लिख दिया। ठीक है, तो दूसरा पार्ट तो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। चलिए अब तीसरा पार्ट करते हैं, वो भी इसी से ही हो जाएगा। उसमें आपसे क्या कह रहा था, अब यहाँ चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। BDEF जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, जो आपका बड़े वाला त्रिभुज है ना ABC, जिसके मध्य बिंदु आपको दे रखे थे, उसके क्षेत्रफल का आधा है। ये आपको यहाँ सिद्ध करना है। अब आप देखो करो क्या, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको। अभी आपने देखा कि चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब आपने जोड़ा था तो वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आया था। एक बार जरा दोबारा जोड़ दो उसको। तो एक BDF वाला था मेरे पास, एक DEF वाला था मेरे पास, एक AEF वाला त्रिभुज था मेरे पास, मैं सबके क्षेत्रफल जोड़ रही हूँ, ठीक है। एक CED वाला था, इन सबको मिला के बड़े वाला त्रिभुज था ABC वाला। अब आप पता है क्या करो, यहाँ पर BDF तो ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर DEF भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और AEF की जगह क्या करो, BDF लिख दो, लिख सकती हूँ क्योंकि सारे ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। और CED वाले की जगह मैंने DEF लिख दिया, और ये वाला ऐसे ही रहने दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ूंगी ना मैं, तो मेरे पास चतुर्भुज आ जाएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा BDEF। फिर ये दोनों भी तो सेम ही लिखे हुए हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये भी मेरे पास चतुर्भुज आ जाएगा।
इन दो त्रिभुजों को मिलाऊंगी ना जब मैं इनके क्षेत्रफलों को, तो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा। अगर मैं आपको आकृति में दिखाऊं, ये रही आपकी आकृति। ठीक है, इसको पहले यहां से हटाते हैं। देखो, ये वाला त्रिभुज था और ये वाला त्रिभुज था, दोनों को जोड़ोगे तो ये चतुर्भुज बन जाएगा ना, जो हमने पहले पार्ट में समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। बन गया ना BDEF वाला। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब ये ऐसे जोड़े बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 2 बार है यहाँ पर। बस जो आपको सिद्ध करना है ना, वो अब आ चुका है यहाँ पर। तो इस 2 को उधर ले जाते हैं, और यही तो आपको सिद्ध करना था। देखो, हो गया ना सिद्ध यहाँ पर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको आकृति बना के नहीं दे रखी थी, आपको खुद से आकृति बनानी थी पहले, और उसके बाद 3 पार्ट आपको दे रखे थे जो आपको सिद्ध करने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आकृति दे रखी है आपको। आकृति 9.25 में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB जो है वो OD के बराबर है। यदि AB CD के बराबर है तो दर्शाइए। आपको 3 यहाँ पर ये सिद्ध करना है। आपको एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसके जो विकर्ण है AC और BD बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि जो आपका OD है ना वो OB के बराबर है, और AC आपको दे रखा है कि AC AB के बराबर है। सॉरी, CD ये वाली जो भुजा है ये इस वाली भुजा के बराबर है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या सिद्ध करना है कि जो आपके पास ये वाला त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है वो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपको क्या सिद्ध करना है, DCB ये पूरा बड़े वाला, ये वाला जो त्रिभुज है, ये इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज के ACB के। ये दूसरे पार्ट में आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या सिद्ध करना है कि जो ये DA है ये समांतर है इस CB के, या फिर आप ये भी सिद्ध कर सकते हो इसके अंदर कि ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक चतुर्भुज दे रखा था ABCD। स्टार्टिंग में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो आपको ये भी सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब पहले क्वेश्चन हम लिख के यहाँ पर हम आकृति बना लेते हैं, उसके बाद इसे हल करेंगे। तो एक चतुर्भुज तो आपको दे ही रखा था। ठीक है, नाम आपको कैसे दे रखा है, ABCD, A B C और D। ये O था, जिसमें आपको ये दोनों बराबर दे रखे थे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या दे रखा था, ABCD के बराबर है, तो AB ये है और CD के बराबर है, ये दे रखा था। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले यही लिख लें कि हमको क्या दिया हुआ है। तो हमको दिया था कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB जो है वो किसके बराबर है, OD के। ठीक है, और AB जो है वो किसके बराबर है, CD के। ये भी आपको दे रखा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर पहला पार्ट लेते हैं। तो DOC त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा त्रिभुज AOB के। ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, देखो कैसे करेंगे यहाँ पर सिद्ध।
हम क्या करते हैं पता है, जो ये दो आपको त्रिभुज दे रखे हैं ना, डीओसी और एओबी, जिनका क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करना है, हम क्या करते हैं उनको सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल तो बराबर होते हैं। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो इनका क्षेत्रफल अपने आप ही बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें चाहिए, तो देखते हैं वो तीन चीजें क्या क्या होंगी। त्रिभुज डीओसी और त्रिभुज एओबी में तीन चीजें आपको चाहिए। तो देखो, एक चीज तो आपको यहाँ पर दे ही रखी थी कि जो सी डी है वो ए बी के बराबर है, ये तो आपको दे रखा था, ठीक है। एक और चीज आपको दे रखी थी, जो ओ डी है वो ओ बी के बराबर है, ये तो दोनों चीजें आपको दे रखी हैं। तो दो चीज तो मुझे बड़ी आसानी से मिल गई यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर एक देखो कि सी ओ डी, जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये दोनों कोण तो बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है ये आपके पास, होंगे नहीं होंगे, तो दोनों तीसरी चीज भी आपको मिल गई। तो कोण सी ओ डी जो है वो बराबर होगा कोण ए ओ बी के। शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब त्रिभुज डी ओ सी जो है वो यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध हो गया त्रिभुज ए ओ बी के साथ। कौन सी कसौटी से हुआ? एस ए एस से, ठीक है। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो मैं ये कह सकती हूँ जो कोण डी सी ओ है वो बराबर होगा किसके? कोण बी ए ओ के, सी पी सी टी से। ये मुझे आगे काम आएगा इसलिए मैंने अभी यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हैं तो इनका क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा ना, होगा नहीं होगा? तो क्षेत्रफल डी ओ सी का किसके बराबर हो जाएगा? क्षेत्रफल ए ओ बी के, ठीक है। और यहां पर हम लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट तो सिद्ध हो गया। दूसरे पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था? डीसीबी जो है वो एसीबी के, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, चलो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि डीसीबी का जो क्षेत्रफल है वो एसीबी के बराबर सिद्ध करना था, यही करना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अभी आपने यहाँ पर सिद्ध किया है कि त्रिभुज डीओसी, इसका क्षेत्रफल जो है ये बराबर है किसके क्षेत्रफल के बराबर है? एओबी के। ये तो आपने अभी ऊपर सिद्ध किया है ना सिद्ध। अब आप क्या करो, इन दोनों साइड पे ना बीओसी इसको जोड़ दो, इसके क्षेत्रफल को दोनों साइड जोड़ दो, ठीक है। तो अगर अब आप देखो डीओसी में बीओसी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? डीओसी इसमें बीओसी जोड़ोगे तो ये बड़े वाला त्रिभुज ही तो बन जाएगा डीसीबी, जो आपको चाहिए था। उसी तरीके से एओबी में बीओसी जोड़ोगे तो यही वाला त्रिभुज तो बन जाएगा एसीबी, जो आपको चाहिए। बनेगा नहीं बनेगा? तो बस यहाँ पर लिख दो अब आप। तो ये आपके पास यहाँ पर बन गया डीसीबी और ये आपके पास यहाँ पर बन गया एसीबी, और आपको यही सिद्ध करना था। तो दूसरा पार्ट भी यहाँ पर सिद्ध हो गया ना सिद्ध दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में आपको क्या करना था? एबीसीडी को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो अगर मैं इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर सिद्ध कर दूं तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब आप देखो कि जो आपके पास यहाँ पर डी सी ओ ये है, ये वाला जो कोण है, और बी ए ओ ये डी सी ओ ये वाला है, तो हटाओ पहले, डी सी ओ ये वाला, और बी ए ओ ये वाला, ये दोनों कोण तो आपके पास एकांतर कोण है नहीं? अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर सीपीसीटी से ये पहले ही बराबर कर दिए थे जब मैंने आपको बोला था कि ये नीचे काम आएगा। आ रहा है ना? डीसीओ तो बीएओ के बराबर है, और जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये तो एकांतर कोण है।
और ये एकांतर कोण तो तभी होंगे ना जब आपकी CD जो है यहाँ पर AB के समांतर होगी, और CD AB के बराबर है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है ना। इसका मतलब एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है और समांतर है, तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज ही तो होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए अगर हम कोई सी भी एक सम्मुख भुजाएं बराबर या समांतर सिद्ध कर दे तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ पर तो हो ही रहा है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों कोण तो एकांतर कोण है ना, और ये बराबर तो तभी होंगे ना जब इनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। तो बस फिर हो गया, यहाँ पर तीसरा पार्ट भी यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। इसको ना आप अपनी समीकरण 1 मान लो, जो अब काम आने वाली है नीचे, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो आपको पता था कि DCO जो है वो बराबर आ रहा है BAO के, ये तो मेरे एकांतर कोण हुए ना। इसलिए जो आपके पास CD है वो समांतर है AB के, और CD जो है वो बराबर भी है AB के, ये आपको दे रखा है। बस तो फिर ABCD जो है वो मेरा क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज ही तो होता है। ठीक है, 3 पार्ट सिद्ध करने थे, तीनों ही पार्ट यहाँ पर सिद्ध हो गए। बस पहले पार्ट में मैंने क्या किया, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। आप हमेशा याद रखिएगा सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 चीजें चाहिए थी, 2 चीजें मुझे क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी थी। तीसरी चीज मैंने एक शीर्षाभिमुख कोण लगाया और दोनों त्रिभुजों को क्या किया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। पहला पार्ट सिद्ध हुआ तो दूसरा पार्ट अपने आप ही सिद्ध हो गया, उसमें सिर्फ एक त्रिभुज जोड़ना था मुझे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और तीसरे पार्ट में क्या किया है हमने, ABCD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उस चतुर्भुज की एक सम्मुख भुजाओं का युग्म, उसको समांतर और बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, बिंदु D और F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि DBC का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर है, EBC के। आपको क्या करना है, यहाँ पर दर्शाइए कि DE जो है वो समांतर है BC के, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। आकृति नहीं दे रखी है, आपको खुद से बनानी पड़ेगी आकृति। तो चलिए पहले आकृति बनाते हैं, फिर समझते हैं क्या है क्वेश्चन। तो इतना तो हमें पता ही है कि हमारे को एक यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम था ABC। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या कह रहा था, AB और AC पर D और E है, AB और AC पर है। तो एक जगह आप D ले लो और एक जगह आप E ले लो, मध्य बिंदु नहीं है ये, तो आप कहीं पर भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना था यहाँ पर कि DBC तो जोड़ने पड़ेंगे इनको। तो चलो, ठीक है, तो DBC जो आपके पास त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल आपको EDC इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है। आपको क्या सिद्ध करना है कि जो ये DE वाली ये है, ये वाली जो रेखा है ये समांतर है इस BC वाली रेखा के, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे को यहाँ पर। हमको यहाँ पर दिया था कि जो बिंदु हमारे पास D और E है क्रमशः कौन कौन से पे थी, ये आपके पास AB और AC है ना, क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि DBC जो है वो बराबर है, किसके, इसका क्षेत्रफल EBC के है।
सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है, सीधा आपको ये करना है कि जो DE है वो समांतर है BC के। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, जो आपके पास DBC वाला त्रिभुज है जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, और जो आपके पास EBC वाला त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, BC। एक ही आधार है ना। अब जब ये एक ही आधार पे बनने हैं तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है, ये भी आपको दिया है ना। तो इसका मतलब जब इनका आधार एक ही है और इनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं, तो ये जो DE है, ये जो BC है, ये तो दोनों समांतर रेखा होंगी। प्रमेय 9.3 आपके पास है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर आपकी बुक में दिखाऊं 9.3 प्रमेय, देखो एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो हमारे पास एक ही आधार पे दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के जो है क्षेत्रफल भी बराबर है, तो इसका मतलब वो समांतर रेखाओं के बीच में। तो किन दो रेखाओं के बीच में, वो DE और BC। इसका मतलब DE और BC क्या है, मेरी समांतर रेखाएं हैं। तो ये तो बहुत ही छोटा सा हल था यहाँ पर। इसका बस लिखना कैसे है, आपको यहाँ पर लिखना है कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज EBC एक ही आधार BC और क्षेत्रफल में बराबर है। क्योंकि DBC का क्षेत्रफल बराबर है EBC के, ये तो आपको दिया हुआ ही है। और जब ये आपको दिया हुआ है तो अतः प्रमेय 9.3 से जो DE है वो समांतर है BC के, ये यहाँ पर मेरा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो एक छोटी सी प्रमेय लग रही है इसमें 9.3, और 9.3 प्रमेय यही कहती है कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और उनका क्षेत्रफल भी बराबर हो, तो इसका मतलब वो जो दो रेखाओं के बीच में स्थित है वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। और यहाँ पर यही चीज आपके पास दे रखी थी। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी इसके और क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है आपके पास, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।